नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 17 फरवरी 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। सबसे पहले देखेंगे आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल स्मार्ट ग्राम पंचायत के बारे में होगा। दूसरा आर्टिकल होगा काजी नीमू के बारे में। तीसरा आर्टिकल लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बारे में। चौथा आर्टिकल होगा वो नाजू लैंड के बारे में। पाँचवा आर्टिकल एमओक के बारे में। जो लास्ट आर्टिकल है ना, इससे आपका एक बहुत बड़ा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कल भी हमने ज्योग्राफी के 2 कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, आज भी आपका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एमओक, वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल स्मार्ट ग्राम पंचायत न्यूज़ में क्यों है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा स्मार्ट ग्राम पंचायत प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसे इनोग्रेट कहाँ किया गया है। इसे इनोग्रेट किया गया है पेपरोर ग्राम पंचायत, बेगूसराय, बिहार में इसे इनोग्रेट किया गया। बिहार बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में एक पेपरोर ग्राम पंचायत है, वहाँ पर इसे इनोग्रेट किया गया है। इसे जो इनोग्रेट किया गया है वो पीएम वाणी स्कीम के तहत इसे इनोग्रेट किया गया है। यानी पीएम वाणी जो स्कीम है उसकी एक्सटेंडेड वर्जन के रूप में इसे इनोग्रेट किया गया है। इसी के साथ जो बेगूसराय जिला है ना, वो पहला जिला बन गया है जहाँ पर स्मार्ट ग्राम पंचायत स्कीम है उसे लॉन्च किया गया है, और जो पीएम वाणी का एक्सटेंडेड वर्जन है। अब एक बार हम स्मार्ट ग्राम पंचायत के बारे में देख लेते हैं। स्मार्ट ग्राम पंचायत जो स्कीम है ना, सबसे पहले इसको फंड कौन देगा, तो इसे फंडिंग दिया जाएगा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है ना, RJSA, उसके तहत इसे फंड प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका फुल फॉर्म है रिवैम्प राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। RJSA एक स्कीम है, इसके तहत स्मार्ट ग्राम पंचायत को फंड दिया जाएगा। इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, नोडल मिनिस्ट्री है वो पंचायत राज मिनिस्ट्री है, वो नोडल मिनिस्ट्री का काम करती है। एम क्या है इसका, स्मार्ट ग्राम पंचायत जो स्कीम है इसका एम क्या है, इसका एम है पीएम वाणी जो स्कीम है ना उसको एक्सटेंड करना, और पीएम वाणी के तहत 2023-24 में ग्राम पंचायतों में वाईफाई की सुविधा प्रदान करना और कनेक्टिविटी से पंचायतों को जोड़ना, ये इसका एम है। पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है इससे क्या होगा, इससे होगा जो ग्राम पंचायत है, भारत का जो ग्रामीण स्तर है उसको अचीव करना, उसमें एम्पावर करना, उसमें इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना, ये इसका पर्पज है। महत्व सिग्निफिकेंस क्या है, इससे रूरल और अर्बन के बीच में ना जो खाई है वो कम हो जाएगी, ये इसका सिग्निफिकेंस है। अब एक बार हम पीएम वाणी स्कीम के बारे में देख लेते हैं। पीएम वाणी स्कीम जो कुछ टाइम पहले न्यूज़ में थी, गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होगा, देखो जो गांव होते हैं वो काफ़ी वहाँ पर कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं होती है, वहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती, नेटवर्क नहीं होता है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम ऐसे सैटेलाइट लगाएंगे, सैटेलाइट के थ्रू है ना गाँवों में इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। गाँवों में जो भी शॉपकीपर होते हैं, जो टी स्टॉलर होते हैं, उनको फ्री में उनको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अब वो इंटरनेट कनेक्शन है वो वाईफाई के थ्रू उनको प्रोवाइड किया जाएगा, और पासवर्ड वगैरह दिए जाएंगे, और वो उस वाईफाई कनेक्शन को जो भी इंडिविजुअल है, जैसे कि मेरे को इंटरनेट यूज़ करना है, मैं वहाँ शॉपकीपर के पास जाऊँगा, शॉपकीपर मेरे को पासवर्ड देगा, एक ऐप होगा, मैं ऐप को इंस्टॉल करूँगा, वो पासवर्ड लगाऊंगा, पेमेंट करूँगा, और मैं उस इंटरनेट का एक्सेस ले सकता हूँ, इंटरनेट यूज़ कर सकता हूँ थ्रू वाईफाई। तो इसमें सीधा बेसिक मतलब यही है कि वाईफाई के थ्रू आप है वो इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है और आपके नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है तो आप उसके थ्रू इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। इससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, जो नेटवर्क का एक्सेस हो जाएगा, इंटरनेट का एक्सेस हो जाएगा, साथ ही साथ जो शॉपकीपर वगैरह है ना उनको भी एक एक्स्ट्रा रिसोर्सेस मिल जाएगा, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स मिल जाएगा, तो ये बेनिफिट होगा इससे। तो ये जो पीएम वाणी स्कीम है इसकी फुल फॉर्म क्या है, पीएम वाणी की फुल फॉर्म है पीएम यानी प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। नोडल मिनिस्ट्री कौन है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, मंत्रालय है ना, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री वो इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री। एम क्या है, देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना और देश को वाईफाई कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करना, ये इसका एम है। इसमें एक पीडीओ होगा, पीडीओ क्या होगा, जो कि वाईफाई लगाएगा, जैसे किराना स्टोर वगैरह होता है वो पीडीओ की भूमिका नहीं पाएगा, उनको वाईफाई दिए जाएंगे और वो आगे वाईफाई प्रोवाइड करवाएंगे। एक होता है पीडीओए, पहले हमने देखा था पीडीओ जो कि शॉपकीपर है, फिर पीडीओए ये कौन होगा, ये जो शॉपकीपर होगा उनको लाइसेंस देगा, कि अथॉरिटी देगा कि आप इस प्रकार की काम कर सकते हो। फिर एक ऐप निर्माता होगा जो ऐप प्रोवाइड करवाएगा, और ऐप के माध्यम से आपको पता चलेगा कि वाईफाई कहाँ कहाँ लगा हुआ है, उसका कैसे यूज़ करना, कितने चार्जेस करना, ये सारा उसमें डिटेल में दिया होगा। इसके अलावा एक सेंट्रल रजिस्ट्री होगी, वो पूरा इसका निगरानी रखेगी, किस प्रकार से काम कर रहा है, किस प्रकार से नहीं काम कर रहा है, इसमें क्या सुविधा की जा सकती है, ये सारा निगरानी कौन रखेगा, ये निगरानी रखी जाएगा सेंट्रल रजिस्ट्री के द्वारा। ये पूरा हमारा आर्टिकल था स्मार्ट ग्राम पंचायत से संबंधित। आपको समझ में आ गया होगा, समझना इसमें क्या था, थोड़ा ही था। पहले तो ये कहाँ लॉन्च किया गया था, बेगूसराय में लॉन्च किया गया था, बेगूसराय पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है, ठीक है। उसके बाद में क्या देखना था, किसके तहत लॉन्च किया गया, फंड कौन करेगा, पीएम वाणी क्या स्कीम है, हमने सारा देख लिया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की, और हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है काजी नीमू के बारे में। काजी नीमू या नीमू जो लेमन होता है ना वही है। तो ये जो असम है ना वहाँ पर ये अलग प्रकार का नींबू मिलता है, उससे काजी नींबू कहा जाता है। तो सबसे पहले काजी नींबू है वो न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज की
काजी नींबू है उसको असम गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट फ्रूट घोषित कर दिया गया है। असम का स्टेट फ्रूट है वो काजी नींबू को घोषित कर दिया गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। अब इसके बारे में देख लेते हैं एक बार काजी नींबू के बारे में। काजी नींबू है वो नॉर्थ ईस्ट का स्पेसिफिक असम है ना, वहाँ का एंडेमिक फ्रूट्स है, वहाँ पर ये ज़्यादातर पाया जाता है, वहाँ का एंडेमिक फ्रूट्स है। असम मतलब वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में मिलता है बट पूरे नॉर्थ ईस्ट में मिल जाता है, बट जो असम है ना वहाँ का जो स्पेसिफिक फ्रूट है वहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाता है। असम का लेमन नींबू ये जो है ना इसी जीआई टैग भी दिया गया था असम को। ये जो नींबू है इसके लिए जीआई टैग भी दिया गया था। अब जो है जीआई टैग मिलने से इसकी इंटरनेशनल वैलिडिटी बढ़ जाएगी, इंटरनेशनल इसको पहचान मिल जाएगी। और ये जीआई टैग कब मिला था? जीआई टैग इसे 2019 में मिला था। इसके बेनिफिट क्या है? मतलब इतना ही प्रमोट करा है, इसको फ्रूट भी घोषित किया, स्टेट फ्रूट भी, जीआई टैग मिला, इसके कुछ बेनिफिट भी तो होंगे। हाँ, इसकी बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। अब हेल्थ बेनिफिट की बात करूँ तो इसमें विटामिन सी होता है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें फाइबर होता है, ठीक है। साथ ही साथ में ये है ना इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? देखो आपके जो बॉडी होती है ना, ह्यूमन बॉडी में फ्री रेडिकल होते हैं। ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं? फ्री रेडिकल करते हैं, नुकसान करते हैं हमारी बॉडी में। लाइक इससे क्या कैंसर वैंसर भी हो सकते हैं। हमारे जो सेल्स वगैरह होते हैं उनको डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। कौन करता काम? फ्री रेडिकल ऐसा काम करते हैं। बट ये का क्या करते हैं? ये एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल होते हैं उनको काउंटर करते हैं और हमारे शरीर को नुकसान होने से बचाते हैं। तो ये जो लीमू होता है इन पर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से डैमेज होने से बचाता है, ठीक है। इस प्रकार की हेल्प करता है और ये डाइजेशन को भी अच्छा बनाता है। इसकी जो कल्चरल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। ये जो लीमू है ना इसकी कल्चरल वैल्यू भी अच्छी खासी है। तो ये काजी लीमू से संबंधित था। क्या याद रखना था? आसाम ने इसे स्टेट फ्रूट घोषित किया गया है। आसाम और नॉर्थ ईस्ट का एंडेमिक है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, हेल्थ बेनिफिट भी देखा, कल्चरल बेनिफिट भी देखे हम। तो चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बारे में। लॉ कमीशन रिपोर्ट ऑन एंडेमिक डिजीज एक्ट 1897 1897 का एक एक्ट है, उस पर अभी लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है। लॉ कमीशन की ये 286वीं रिपोर्ट है, इसीलिए ये न्यूज़ में। अब एक बार देख लेते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ क्यों आया है और ये एंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम है ना कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं कि एक एंडेमिक होता है, एक एपिडेमिक होता है, एक पेंडेमिक होता है। इसमें डिफरेंस क्या है? बार बार वर्ड आते रहते हैं। ये जो डिजीज़ है ये एंडेमिक है, ये एपिडेमिक है, ये पेंडेमिक है, तो इसमें अंतर क्या है? तो जो एंडेमिक है, एपिडेमिक है, पेंडेमिक है। एंडेमिक होती है वो कम स्प्रेड होने वाली बीमारी होती है। मतलब ये जो एंडेमिक बीमारी है ना ये कहीं कहीं देखने को मिलती है, बहुत कम केस देखने को मिलते हैं। इसका जो प्रभाव है वो भी कम बहुत देखने को मिलता है, स्प्रेड भी कम होती है। तो ऐसी बीमारी को एंडेमिक बीमारी कहा जाता है जो बहुत ही कम पॉपुलेशन को, लेस पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करती है। इसका इफेक्ट है वो लेस पॉपुलेशन पर देखने को मिलता है। ऐसी बीमारी को एंडेमिक बीमारी कहा जाता है। फिर आती है एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? सडन कोई रीजन है, जैसे पूरा वर्ल्ड नहीं है, हम बात करें किसी रीजन की, किसी एरिया की बात करें, जैसे कोई देश मान लो आप, कोई राज्य मान लो, तो ऐसी की बात हो रही। कोई रीजन है वहाँ पर किसी बीमारी का अचानक फैल जाना। जैसे कोविड आने से पहले कोविड चाइना में फैल गया था, तब ये एपिडेमिक था। तो एपिडेमिक वैसी बीमारी होती है कोई रीजन में या किसी देश में अचानक उस बीमारी का फैल जाना, अचानक उस बीमारी का बढ़ जाना, वो एपिडेमिक कहलाता है। जैसे कि चिकन पॉक्स है और ये येलो फीवर है, ठीक है, स्मॉल फीवर है, स्मॉल पॉक्स है, ये सारी है एपिडेमिक है। एपिडेमिक जो कि अचानक किसी रीजन में, किसी एरिया में अचानक फैल जाना, वहाँ के बहुत ज़्यादा लोगों को, ठीक है, उस एरिया में सारे लोगों को हो जाना, बट उसके अलावा कहीं और कम देखने को नहीं मिलती है, वो एपिडेमिक होती है। फिर पेंडेमिक। पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में, इसका असर पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है। पेंडेमिक होता है ना उसका पूरे विश्व स्तर पर उसका असर देखने को मिलता है, बहुत ही तेज़ी से फैलती है, सारे लोगों को असर करती है। तो हर देश में ये देखने को मिलती है। जैसे कि कोविड एक पेंडेमिक था, पूरे विश्व में इसका असर देखने को मिला था। तो ये एंडेमिक हो गया जो कम देखने को मिलता है, और एपिडेमिक किसी रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है, और पेंडेमिक जो पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा देखने को मिलता है। तीनों में अंतर आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इस एक्ट के बारे में, जिस एक्ट पर लॉ कमीशन ने अभी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, ठीक है, पारित की है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। सबसे पहले ये एक्ट है 1897 का, ये लाया क्यों गया था? क्या हुआ था उस टाइम? मुंबई में एक बीमारी आई थी, एक महामारी आई थी जिसका नाम था बुल्वेनिक प्लेग। ये कहाँ आया था? मुंबई में। कब आया था ये आया था 1897 में, जब हम कॉलोनियल एरा में थे। तो वहाँ पे काफ़ी लोग मर रहे थे, तब ये एक्ट लाया गया था कि इस बीमारी को रोकने के लिए। वो था एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, 1857 में ये एक्ट लाया गया था। इस एक्ट में क्या किया गया था? इस एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजन थे जिसके माध्यम से इसे रोका जा रहा था। तो सबसे पहले ये एक कॉलोनियल एरा का एक्ट है, ठीक है। इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि वो किसी भी प्रकार से बीमारी को रोक सकती है। इसमें राज्य सरकारें होती है, उनको सशक्तिकरण किया गया, उनको एम्पावर किया गया है कि वो है
वो जो एपेडेमिक है उससे किसी भी प्रकार से रोक सकती है, वो सारे रूल बनाएगी, वो राज्य सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, इसका एम क्या था? एम वही था, एपेडेमिक को फैलने से रोकना। कब लाया था? लाया था 1897 में, क्योंकि वहाँ पर बुल्वेरियन हमने देखा था प्लेग वो फैल गया था मुंबई में, उसको रोकने के लिए इसे लाया गया था। अब एक बार इसके कुछ सेक्शन को देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि अभी क्यों इस पर रिपोर्ट आई है। तो इसके जैसे सेक्शन 2 है, वो स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि स्टेट गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेगी। सेक्शन इसका 3 है, वो पेनल्टी लगाएगा, जो बीमारी फैलाएगा उस पर पेनल्टी भी लगा सकता है। सेक्शन 4 है, वो लीगल प्रोटेक्शन की बात करता है। क्या ये एक्ट लागू भी हुआ? यहाँ ये लागू 2009 में स्वाइन फ्लू आया था तब भी लागू हुआ था, उसके बाद में भी कई बार लागू हो चुका है। अब क्या हुआ है, दरअसल ये एक्ट थे ना, इसके प्रोविजन बहुत ही ज़्यादा पुराने थे। ये आया था 1897 में, आज चल रहा है 2024, काफ़ी ज़्यादा फर्क आ चुका है। आज की सिचुएशन अलग है, आज के जो पेंडेमिक आती है, एपिडेमिक आती है, उनका स्तर अलग होता है, उनका जो असर होता है वो अलग होता है। तो ये एक्ट है वो सारे प्रोविजन नहीं कर सकता है, ये एक्ट उन पर रिफॉर्म नहीं कर सकता, उसमें सुधार नहीं ला सकता है, क्योंकि अकेले राज्य सरकार है वो इस एक्ट की मतलब इस एक्ट के माध्यम से राज्य सरकार है वो नहीं लड़ सकती है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो लॉ कमीशन ने सुधार दिया है। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि राज्य सरकार है वो इस एक्ट के माध्यम से इस एपिडेमिक जो आज के टाइम आती है उसमें सुधार नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी साथ में लेना होगा और इस एक्ट के जो प्रोविजन है उसमें चेंज करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक नया एक्ट भी ला सकते हो ताकि आज की स्थिति है उसमें सुधार लिया जा सके। आज की स्थिति के अकॉर्डिंग, आज की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग एक नया एक्ट लाया जाना चाहिए। ठीक है, ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी। अब लॉ कमीशन क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो लॉ कमीशन है ना, कोई स्टेचरी बॉडी नहीं है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है? जिसका संविधान में वर्णन हो। स्टेचरी बॉडी कौन सी है? जो कि पार्लियामेंट ने एक एक्ट के माध्यम से बनाया हो। बट ये जो लॉ कमीशन है, ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधान में भी इसका वर्णन नहीं है, ना कोई स्टेचरी बॉडी है, बिकॉज कि इसके कोई एक्ट के माध्यम से भी नहीं बनाया। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो कार्यपालिका होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया, उसके माध्यम से इसे बना दिया गया। तो लॉ कमीशन है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एम क्या है इसका? लीगल जो रिफॉर्म होते हैं उसको प्रोवाइड करना, जो गवर्नमेंट होती है उसको एडवाइस देना कि किस प्रकार से लीगल रिफॉर्म लाए जा सकते हैं, ये इसका एम है। स्थापना कब हुई थी इसकी? इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1834, 1834 में इसे स्थापित किया गया था। काम क्या करता है? ये एग्जाम जो एग्जिस्टिंग लॉ है, अभी वर्तमान में जो लॉ चल रहे हैं, कानून चल रहे हैं, उनको एक तो एग्जामिन करता है, उसके बारे में देख लेता है कि इसमें सही क्या है, सुधार क्या किए जा सकते हैं, तो उसे एग्जामिन करता है। गवर्नमेंट को एडवाइस देता है, गवर्नमेंट को सलाह देता है कि किस प्रकार से एग्जिस्टिंग लॉ में सुधार किया जा सकता है। रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, अलग अलग रिपोर्ट देता है कि ये किया जा सकता है, भविष्य में इस प्रकार के कानून लाए जा सकते हैं। इसकी जो योगदान की बात करें, कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो इसने कई सारे एक्ट, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आईपीसी जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 2013 में, उसमें भी इसका योगदान था। हिंदू मैरिज एक्ट है, और भी कई सारे एक्टों में इसने बड़ा योगदान दिया है। तो ये पूरा आर्टिकल था हमारा लॉ कमीशन की रिपोर्ट से संबंधित। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। अब हम नाजुल लैंड के बारे में देखेंगे। नाजुल लैंड क्या होती है? सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है? अभी नाजुल लैंड में एक कंस्ट्रक्शन किया हुआ था, कोई मस्जिद वगैरह थी, उसे उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा डिमोलिश कर दिया गया है। उसके बाद में उत्तराखंड में काफ़ी बहुत बड़े लेवल पर वायलेंस देखने को मिला था, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया है। तो नाजुल लैंड क्या होती है? देखो, नाजुल लैंड ऐसी होती है जो गवर्नमेंट के अंतर्गत होती है, मतलब उसका जो अधिकार होता है, ठीक है ना, वो सरकार का होता है, सरकार की लैंड होती है। पर सरकार क्या करती है? उसे डायरेक्ट एडमिनिस्टर नहीं करती है। जैसे कि वो सरकार की ज़मीन है, सरकार उस पर एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट नहीं कर रही है तो सरकार की, पर खुद जो है ना वो प्रशासन उसका नहीं ले रही, वो उसको लीज पर दे रही है। किसी भी पार्टी को दे सकती है, किसी भी इंडिविजुअल को दे सकती है। तो सरकार की ज़मीन है, बट सरकार किसी को और व्यक्ति को उसको लीज पे दे रही है। लीज पे क्यों दे रही है? अगर पड़ी है ज़मीन, अब इसका यूज़ तो हो नहीं रहा है, तो लीज पे किसी को दे दो ताकि कुछ तो पैसे आई जाए। तो सरकार किसी को लीज पे दे देती है। लीज कितने लिए के समय के लिए दे देती है? लीज 15 से 99 ईयर के लिए, मतलब 15 ईयर के लिए, और मैक्सिमम 99 ईयर के लिए लीज दे सकती है। लीज खत्म होने पर बाद में फिर से रिन्यू करवा सकते हो। एक बार आपका लीज खत्म हुआ, आप फिर से रिन्यू करवा सकते हो। इस प्रकार का प्रोसेस होता है नाजुल लैंड का। यानी कि गवर्नमेंट की लैंड है, गवर्नमेंट किसी और को लीज पर दे देती है ताकि आप इसको प्रशासन करो, आप इसको संभालो, आप इसको मैनेज करो, और हमें पैसे दे दिए। एक बार लीज 15 से 99 ईयर के लिए दे दिया, लीज खत्म हुआ, फिर से रिन्यू करवा लो। ऐसा प्रोसेस होता है नाजुल लैंड में। अब क्या हुआ है इसमें, ये जो है ना नाजुल लैंड का कॉन्सेप्ट, ये आज का नहीं है, ये प्राचीन टाइम से चला आ रहा है। जब हम कॉलोनियल एरा में थे, हमारे पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार था, ब्रिटिश रूल था, तब भी ऐसा प्रोसेस चलता। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और राजा महाराजों की जो ज़मीन थी, रियासतें थी, उसको अपने अंतर्गत ले लेती थी, हड़प लेती थी, बाद में उसको नाजुल लैंड घोषित कर देती। यानी कि उस पर राज तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा, आप लीज के तहत इसे संभाल सकते हो। बाद में हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद में वो ज़मीनें पड़ी थी, गवर्नमेंट अपने अधीन ले लिया और संभालने के लिए किसी और को लीज पे दे दिया। ठीक है,
अब गवर्नमेंट इसमें कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंस्ट्रक्शन कर सकती है, जैसे बिल्डिंग बना सकती है, स्कूल बना सकती है, हॉस्पिटल बना सकती है, किसी को लीज भी दे दिया वो भी इस पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर सकता है, कुछ भी बना सकता है और ख़त्म हुआ पुनः इसको लीज से बना सकता है। तो ये मुद्दा है ना जो, वो हमें नहीं समझना है कि इसमें ये जो डिमोलिश किया गया है उसमें वायलेंस हुआ है, उसमें हमें नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नाजुल लैंड क्या होती है, गवर्नमेंट की ज़मीन होती है, एडमिनिस्ट्रेशन किसी और के बारे में किया जाता है, गवर्नमेंट जब चाहे से वापस ले सकते हैं, जब चाहे मतलब एरिया टाइम पीरियड पूरा होने के बाद में गवर्नमेंट से वापस ले सकती है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, वो नाजुल लैंड के बारे में था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और थोड़ा कन्फ्यूजन भी है, थोड़ा क्या ज्योग्राफिकल टॉपिक है, इसमें कुछ टर्म है आपको समझना पड़ेगा, तो अब अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आर्टिकल है हमारा मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, यानी कि अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, एमओक, AMOC ये टॉपिक है। न्यूज़ में क्यों आया ये, अभी कुछ रिसर्चर थे कोपेनहेगन की, उन्होंने कहा है कि ये जो AMOC है ना, एमओक है ना, ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, ध्वस्त हो सकता है, डिमोलिश हो सकता है, ठीक है, कोलैप्स हो सकता है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो इसको न्यूज़ में समझने से पहले हम समझ लेते हैं AMOC है क्या। और AMOC यानी एमओक को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ओशियन करंट के बारे में। ओशियन करंट आप सबने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में। क्या होती है ओशियन करंट? ओशियन करंट होती है जो हमारा टेम्परेचर होता है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। जैसे कि ओशियन करंट होती है वो साउथ में जो है मतलब इक्वेटर के जो पास की एरिया है वहाँ पर वार्म होती है, ठीक है, वहाँ पर एरिया वार्म है, तो वहाँ से जो ओशियन करंट होगी वो ऊपर की ओर नॉर्थ की ओर जाएगी, एक आएगी साउथ की ओर, ये वार्म करंट होगी, बिकॉज कि यहाँ का एरिया वार्म है तो ये वार्म करंट ही होगी। अब ये वार्म करंट जब साउथ डायरेक्शन में जाएगी और नॉर्थ में जाएगी तो वहाँ का जो एरिया है ना वो कोल्ड होता है, बिकॉज कि वहाँ इक्वेटर के से बहुत दूर है। सेकंड रीज़न है कि वो पोलर रीजन है, वहाँ पर जो सन लाइट होती है वो डायरेक्ट पड़ती नहीं, तो वो कोल्ड एरिया होता है। कोल्ड एरिया होने से क्या होगा कि वहाँ का एरिया ठंडा होगा। ये जब वार्म करंट वहाँ पर जाएगी ना तो उस एरिया को मतलब जो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा उसे थोड़ा तो वार्म कर ही देगी ना। अब थोड़ा वार्म कर देने से क्या होगा कि वहाँ का एरिया है वो भी टेम्परेचर मैनेज हो जाएगा, यानी कि ये जो ओशियन करंट होती है ये टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तापमान का वितरण करती है। तापमान जैसे ऐसे तो रहेगा ना तो यूरोप है बहुत ठंडा रहेगा, वहाँ का जो रीजन है वो फ्रीजिंग रहेगा, पूरा पूरा जम जाएगा। बट ये जो ओशियन करंट होती है ये यूरोप को भी ठंडा होने से, फ्रीजिंग होने से बचाती है। इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। यूरोप का जो एरिया है वो पूरा ठंडा होने से बच जाता है। जापान का आसपास का एरिया है जहाँ पर ठंडी और गर्म करंट मिलती है वहाँ पर फिशिंग बहुत अच्छी होती है, तो ये बेनिफिशियल भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो ओशियन करंट है ये पूरे वर्ल्ड में पूरा जो टेम्परेचर है उसका डिस्ट्रीब्यूट करती है। इससे क्या होता है, इससे एक तो वहाँ का जो कहीं का एरिया है, यूरोप का एरिया है वो गर्म होता है, उसका टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, साथ ही साथ में कई एरिया पे फिशिंग बढ़ाता है, रेनफॉल के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। जैसे कि अगर ये ओशियन करंट बंद हो जाएगी तो रेनफॉल का पैटर्न है वो बिगड़ जाएगा, तो ये बहुत ही रेस्पॉन्सिबल होता है पूरे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, रेनफॉल के लिए, विंड के लिए। ये ओशियन करंट किस पे डिपेंड करती है, ये एक तो करती है कि वहाँ पर सॉलिनिटी कितनी है, साथ ही साथ में विंड का पैटर्न कैसा है, साथ ही साथ में इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है रेनफॉल कैसी हुई है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी, प्रदूषण वगैरह इसको बिगाड़ सकता है, तो और भी कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, और भी चीज़ें जैसे कोरियोलिस फोर्स पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारे विंड पैटर्न होते हैं जो ओशियन करंट है ये सारी टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करने का भूमिका निभाती। अब देखते हैं एमओक के बारे में। विंड पैटर्न आपको समझ में आ गया, ओशियन करंट आपको समझ में। विंड पैटर्न जो कि ओशियन करंट को आगे बढ़ाती है, ये ओशियन करंट है वो विंड के थ्रू आगे बढ़ती है, तो ये जैसे जैसे जाएगी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे कि अपने एग्जाम्पल के लिए देख लो, ये गल्फ स्ट्रीम है, ये यहाँ से जाएगी, ये वार्म करंट है, ऊपर जाएगी यूरोप के पास में जहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट कर देगी, वापस फिर नीचे आ जाएगी कैनवे करंट के रूप में, ठीक है, केंद्रीय करंट के रूप में। केंद्रीय करंट जो कि ठंडी है ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये ऐसा पूरा सिस्टम बना देती है ये आपको। अब एमओक क्या होता है? दरअसल एमओक एक करंट है जो कि अटलांटिक ओशियन से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जाती है, अटलांटिक ओशियन से साउथ अटलांटिक ओशियन से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की ओर जाती है। अब ये जो एमओक है ना ये जाते टाइम गर्म होती है, बिकॉज कि यहाँ का टेम्परेचर गर्म है। यहाँ से एमओक जो कि एक वार्म करंट है जो जाती है नॉर्थ अटलांटिक ओर की जाती है। अभी नॉर्थ अटलांटिक में जाएगी, वहाँ कैसा होता है, वहाँ पर कोल्ड करंट होती है, वहाँ का पूरा जो वातावरण होता है वो कोल्ड होता है, वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जाएगी तो ये भी ठंडी हो जाएगी। मतलब यहाँ से कोई गर्म जा रही है, करंट जा रही है, वहाँ का एरिया ठंडा है तो वहाँ जाके ठंडी हो जाएगी। अब जो ठंडा एरिया होता है ना वहाँ पर सैलिनिटी भी ज़्यादा होती है, वहाँ लवणता ज़्यादा होगी। जहाँ सैलिनिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर जो घनत्व होगा ना, डेंसिटी, वो भी ज़्यादा होगा। अब जो गर्म करंट है वो लवणता वाले एरिया में जो कि ठंडा है, वहाँ लवणता ज़्यादा है, वहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि घनत्व ज़्यादा है, तो वहाँ जाके वो भी उसके साथ मिल जाएगी और वो भारी हो जाएगी। भारी हो जाएगी तो वो नीचे, भारी चीज़ हमेशा नीचे जाती है,
तो वो जो करंट है वो नीचे चली जाएगी, पहले जाएगी ऊपर ऊपर, क्योंकि गर्म करंट है, गर्म हमेशा ऊपर रहता है, गर्म गर्म ऊपर जाएगी, फिर वहाँ जाके वो करंट भारी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, घनत्व बढ़ जाएगा, लवणता बढ़ जाएगी, तो वो नीचे चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, तो ये वापस आने लगेगी साउथ डायरेक्शन की ओर। पहले ऊपर गई नॉर्थ की ओर जो कि गर्म थी, वहाँ का इन्वायरमेंट मॉडरेट किया, ठीक है, यूरोप के आसपास का इन्वायरमेंट मॉडरेट कर दिया इसने। अब ये भारी हो गई, ठंडी हो गई, नीचे की ओर से वापस आ जाएगी, कहाँ आ जाएगी, साउथ की ओर आ जाएगी। साउथ की ओर आके यहाँ से अलग अलग भागों में वितरित हो जाएगी। अब ये जो करंट है ना, अटलांटिक जो भी ओशियन सरफेस वाली है ना, ये पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाती है, पूरे जो ओशियन है चक्कर लगाती है, और पूरे वर्ल्ड में ये एक बहुत बड़ा भूमिका निभाती है टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूशन करने, जो तापमान है उसका वितरण करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। ओशियन करंट होती है ना, जो अटलांटिक ओशियन से चलती है, ये भूमिका निभाती है। इसका जो प्रभाव है ना, आप इंडियन ओशियन में भी देख सकते हो। ये करंट जब आ जाएगी इंडियन ओशियन में, तो ये गर्म करंट जाएगी इंडियन ओशियन में जाएगी, तो वहाँ के जाके गर्म करंट जाएगी, तो इंडियन ओशियन का जो रीजन है वो भी गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो वहाँ का जो प्रेशर होगा वो लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगा। लो प्रेशर बनेगा तो वहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी, वहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी तो ये जो अटलांटिक ओशियन का रीजन है वहाँ पर बारिश कम होगी, वहाँ पर बारिश कम होगी तो वहाँ पर जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज कि वहाँ पर सैलिनिटी का लेवल बढ़ जाएगा, वहाँ पर लवणता बढ़ जाएगी, वहाँ पर सैलिनिटी बढ़ेगी, तो जो वो एरिया है ना वो भारी हो जाएगा और करंट नीचे बैठेगी और यहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी। तो ये जो बात करें ना एमोक, ये एमोक फास्ट हो जाएगा। एक एमोक स्लो कैसे होता है, फास्ट कैसा है, दोनों प्रोसेस समझ लो। फास्ट होने के लिए इंडियन ओशन में बारिश होनी चाहिए। इंडियन ओशन में अगर बारिश होगी तो इंडियन ओशन में लो प्रेशर होगा, इंडियन ओशन में बारिश ज़्यादा होगी, इंडियन ओशन में बारिश ज़्यादा होगी तो अटलांटिक ओशन में बारिश कम होगी। हमारे यहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर बारिश कम हो रही है, वहाँ पर बारिश कम हो रही है तो वहाँ पर सैलिनिटी बढ़ेगी, वहाँ सैलिनिटी बढ़ेगी तो वहाँ पर डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, ये करंट नीचे बढ़ेगी, तो ये एरिया, ये जो एमोक है वो फास्ट हो जाएगा। एमोक फास्ट होने के लिए इंडियन ओशन में बारिश होना जरूरी है। और एमोक स्लो कैसे होगा, एमोक स्लो होने के लिए ये जो है ना यूरोपियन ऊपर वाला रीजन जो ग्रीनलैंड आइसलैंड वगैरह है, वहाँ की बर्फ़ पिघलेगी, वहाँ की अगर बर्फ़ पिघलेगी उससे क्या होगा, वहाँ जो आसपास का रीजन है वहाँ की सैलिनिटी कम हो जाएगी, क्योंकि देखो बर्फ़ पिघलेगी तो वो मीठा पानी होगा, फ्रेश वाटर होगा। अगर फ्रेश वाटर है वो सलाइन वाटर में मिलेगा तो उसको थोड़ा बहुत तो असर करेगा ही ना, मतलब मीठा पानी उसको खारे पानी मिला रहे हो तो थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा, वो भी मीठा पानी हो जाएगा। अब मीठा पानी होगा तो वहाँ की लवणता कम हो जाएगी, मतलब खारापन कम हो जाएगा, खारापन कम हो जाएगा। तो जब यहाँ से अटलांटिक ओशियन से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की ओर जो ये जाएगी करंट, तो वहाँ जाएगी तो पहले तो इतनी भारी थी कि वो उसको डुबा के नीचे वापस कर देती थी, बट अब है ना वो स्लाइन कम है, कम सैलिनिटी है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं पाएगी, नीचे नहीं बिठाएगी, तो उस टाइम में एमोक है वो धीरे हो जाएगा। एमोक धीरे होने से नुकसान क्या होगा, एमोक धीरे होने से एक तो यूरोपियन जो आसपास का रीजन है वो, वहाँ का जो पूरा ओशियन है वो फ्रीज हो जाएगा, तो वहाँ की जो भी नुकसान होगा वो नुकसान बहुत ज़्यादा यूरोपियन यूनियन में, मतलब यूरोपियन रीजन है वहाँ पर नुकसान बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जापान और आसपास का रीजन है वहाँ पर फिशिंग देखने को नहीं मिलेगी। ये जो अफ्रीका का रीजन है वहाँ पर बारिश देखने को नहीं मिलेगी, टेम्परेचर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। तो धीरे होने का रीज़न है कि पूरा तापमान है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, उसका वितरण है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। फास्ट होने से बारिश अच्छी होगी, फास्ट होने से टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा, नॉर्मल होगा तो भी टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो जाएगा। अभी न्यूज़ में इसलिए आया है कि अभी कुछ रिसर्चर ने कहा है कि कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स होना मतलब क्या होगा कि ये जो ग्रीनलैंड आइसलैंड वगैरह है ना, इसका जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगा धीरे धीरे, इसका जो स्नो आइस है वो पिघल जाएगा, इसका वाटर है वो इससे मिल जाएगा, किससे मिल जाएगा, ये जो आसपास का स्लाइन है वाटर इससे मिल जाएगा, तो इससे मिलेगा तो वहाँ की सैलिनिटी कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा एमोक का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। एक टाइम के बाद में एमोक पूरी तरह से स्लो हो जाएगा, पूरा प्रोसेस है वो कोलैप्स हो जाएगा, और ये पूरा रीज़न है जिसमें टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, इसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल था एमोक के बारे में, आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया आप एक बार वीडियो और देख लेना और कमेंट में पूछ भी सकते हो। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा एमोक के बारे में जो क्वेश्चन था ना, उसकी पहली स्टेटमेंट क्या थी, वो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट बता रहा है कि ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट वो भी करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा वो ए होगा, बोथ करेक्ट है, और पहली है दूसरे को जस्टिफाई करती है। अब हमारे ट्रू एंड फॉल्स के देख लो, तो पहला ट्रू एंड फॉल्स है वेइमार ट्रायंगल के बारे में, तो इसमें कौन कौन से देश है, फ्रांस, जर्मनी, रसिया, नहीं रसिया नहीं है, इसकी जगह पोलैंड है, तो ये पहला स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। दूसरा लॉ कमीशन स्टेचुरी बॉडी है, नहीं एग्जीक्यूटिव बॉडी है स्टेचुरी बॉडी, दूसरा भी फॉल्स है। तीसरा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जो कि पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो हाँ ये ट्रू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। और चौथा जो है वो है लिम्फेटिक डिजीज़ के बारे में, तो ये क्या स्टेटमेंट सही है, तो हाँ ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, तो दो ट्रू है दो फॉल्स है, ठीक है। और कल आपको देखने आया पीएम वाणी के बारे में देख के आना, फ्री रेडिकल्स के बारे में देख के आना, काजी लिमू के बारे में देख के आना,
और नाजीलैंड के बारे में जो हमारा था, नाजूलैंड के बारे में, ये क्या है, इसकी तो स्टेटमेंट है वो आप उसका आंसर दो। इसमें जो पहली स्टेटमेंट है, नाजूलैंड इज प्राइमरी ओन बाय द वक्फ बोर्ड, नहीं, पहली स्टेटमेंट गलत है। ये किसी भी के द्वारा ओन की जाती है, बस उसका मालिक होता है वो गवर्नमेंट होती है। दूसरा है, गवर्नमेंट है वो फिक्स पीरियड के लिए इसे लीज पर देती। तो हाँ, दूसरी स्टेटमेंट सही है, आपको करेक्ट पूछा गया है, तो बी उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका इसमें दे रखा भी है, आप इसमें आंसर देख सकते हो। ठीक है, और फिर हमने ये एमओक के बारे में तो देख ही लिया है। ठीक है जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देख के आना है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।